जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं यूपी पुलिस के लिए। तो देखते हैं आज आप अपना स्कोर भी देखते रहिएगा। इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप देखिएगा कि आपका स्कोर क्या निकलता है, आप जीएस में कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं और आपको किस एरिया में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डायनामाइट का डैश द्वारा किया गया था। तो हमें बताना है डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। तो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 में एल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। इसी के साथ अगर हम बात करें की, तो जीन एंटोनी नोलेट के द्वारा किया गया था विद्युतदर्शी का आविष्कार। किसका किया गया था? विद्युतदर्शी का जो आविष्कार है वो किया गया था किसके द्वारा? तो विद्युतदर्शी का आविष्कार किया गया था जीन एंटोनी के द्वारा। और इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1748 में, 1748 में इसका आविष्कार किया था। वहीं अगर हम बात करें टैड नेल्सन की, तो टैड नेल्सन के द्वारा 1963 में किया गया था आविष्कार। और किसका किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था हाइपर टेक्स्ट का। किसका किया था? हाइपर टेक्स्ट का। तो हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार करने वाले कौन थे? टेड नेल्सन। कब किया था? 1963 में। एल्फ्रेड नोबल ने 1867 में डायनामाइट का। और विद्युतदर्शी का किया था जीन एंटोनी नोलेट ने 1748 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्तचाप मापने का उपकरण का क्या नाम है? तो रक्तचाप, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर, जिसे आप शॉर्ट में बीपी कहते हैं, तो बीपी नापने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ हम बीपी को मापने के लिए करते हैं। वहीं अगर हम बात करें थर्मामीटर, तो थर्मामीटर का यूज़ हम ताप मापने के लिए करते हैं। जब आपको बुखार होता है तो आप अपना बुखार किससे मापते हैं? थर्मामीटर के थ्रू मापते हैं ना। फिर स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है दिल की धड़कन को मापने में। जब आप दिल की धड़कन देखते हैं, डॉक्टर के गले में आपने देखा होगा पड़ा हुआ, तो डॉक्टर जिससे आपके दिल की धड़कनों को चेक करते हैं उसी का नाम होता है स्टेथोस्कोप। ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है? तो मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करने वाला होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही काम करता है इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो कोशिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोशिका क्या होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही कोशिका होती है। और कोशिका से मिलकर बनते हैं ऊतक। क्या मिलकर बनते हैं? कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं। और ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं? हमारा अंग बनता है। और अंग से पूरा अंग तंत्र हमारा बनता है। और अंग तंत्र बन के ही तो हम पूरे बन जाते हैं। तो हमारे शरीर में भी क्या होती है, जो हमारा शरीर है वो भी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। इसी तरह से सभी जीवों में कोशिकाएं होती हैं और उनका शरीर सभी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है सबका। तो विश्व की जो हम अगर बात करें सबसे बड़ी जो कोशिका है अब तक की ज्ञात कोशिका, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। वहीं अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये जो लिखा है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी लिखा होता है इसी के साथ। ये सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर मानव की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र। एक आपसे पूछा जाता है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ, तो तंत्रिका तंत्र क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। हमारा जो न्यूरन सिस्टम होता है पूरा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत बताना है हमें, उसको क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्षोभ मंडल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। तो सबसे निचली परत होती है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा महल किसने बनवाया? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है भाई? जयपुर में, आप सभी जानते हैं। तो हवा महल किसने बनवाया हमें ये बताना है। और हवा महल को बनवाने वाले व्यक्ति है महाराणा प्रताप सिंह। कौन है भाई? महाराणा प्रताप सिंह है, इन्हीं के द्वारा हवा महल बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया डैश की एक लोकप्रिय
लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो डांडिया हमें बताना है कहाँ की लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो डांडिया है गुजरात की। कहाँ की है डांडिया? गुजरात की है। गुजरात में नवरात्रि के दौरान डांडिया बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि डांडिया किया जाता है, वृंदावन में भी डांडिया किया जाता है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आपको पता है भांगड़ा जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ का? पंजाब का। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का एक नृत्य बहुत पूछा जाता है, लावणी। लावणी कहाँ का है? लावणी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है लावणी भाई? महाराष्ट्र का है लावणी, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरने वाली नदी का नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी। और ये कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। कहाँ से निकलती है भाई ये? तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। पेरियार नदी भी, पेरियार जो है ये केरल की मुख्य रिवर है। ये सभी की सभी दक्षिण भारत की नदियां हैं, चारों ही। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इंटरनेट सेवा की गति डैश के आधार पर भिन्न हो सकती है। तो इंटरनेट सेवा की जो गति है वो किसके आधार पर अलग हो सकती है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्राउज की गई साइटों के प्रकार पर, नेटवर्क क्षमता के आधार पर, उपयोगकर्ताओं के प्रकार के आधार पर, या सेवा प्रदाता के आधार पर। तो यहाँ पर जो सबसे इसमें उपयुक्त आंसर है कि इंटरनेट सेवा की गति किसके आधार पर भिन्न हो सकती है, तो वो है नेटवर्क क्षमता। नेटवर्क क्षमता के आधार पर क्या होती है, इंटरनेट की जो सेवा की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को, स्टडी ऑफ मून को कहा जाता है सेलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेलिनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। वहीं अगर बात करें ब्रह्मांड के अध्ययन की, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और ग्रहों के अध्ययन को कहा जाता है प्लेनेटोलॉजी, क्योंकि प्लेनेट होता है तो प्लेनेट के अध्ययन को क्या कहेंगे, प्लेनेटोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को, और सेलिनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है, हमें ये बताना है। तो हमारे इस पूरे विश्व के अंदर हम 5 महासागरों के नाम जानते हैं, और उन पांचों के 5 महासागरों में जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगर पांचों महासागरों की यहाँ पर बात की जाए तो सबसे बड़ा आपने देख लिया प्रशांत महासागर, एक होता है हमारा अटलांटिक महासागर, एक होता है हमारा आर्कटिक महासागर, एक हमारा ये हिंद महासागर ये अलग हो गया, और एक हमारा होता है अटलांटिक महासागर हो गया, और एक आपको बताना है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सा है। ठीक है, चलिए, तो वो आपको बताना है, एक जो छूट गया है अभी। नेक्स्ट है, चाणक्य को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें बताना है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य की अगर हम बात करें तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? चाणक्य को हम 3 नाम से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। कौटिल्य इसमें दिया हुआ है, तो कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से और चाणक्य के नाम से चाणक्य को ही जाना जाता है। वहीं बात करें अगर इसकी, तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ये आपसे बहुत पूछी जाती है। अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र ये जो बुक है ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं, बल्कि ये जो अर्थशास्त्र है ये संबंधित है राजनीति से। किससे संबंधित पुस्तक है ये? राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो राजनीति से संबंधित है ये पुस्तक, कौन सी भाई? हमारी अर्थशास्त्र। और इसी के साथ साथ ये जो अर्थशास्त्र है तो ये राजनीति से संबंधित है। साथ ही एक बात और याद रखिएगा, ये जो कौटिल्य हैं ये इनके द्वारा ही मौर्य वंश की नींव रखवाई गई थी। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था कौटिल्य का। और इसमें अर्थशास्त्र में ही इन्होंने दिया है सप्तांग सिद्धांत। राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है? तो सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष हमें बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में, और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और अनेकता में एकता की जो लाइन देने वाले थे वो भी जवाहरलाल नेहरू कि भारत क्या है, अनेकताओं में एकताओं का प्रतीक है, या विभिन्नताओं में एकता, तो ये कहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर की गई थी और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई एक भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसके अंदर बैंकों के खाते खोले जाते हैं, इसलिए इसको बैंकों का बैंक के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक ही भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में काम करता है और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक, जिसको आप एसबीआई भी कहते हैं, तो एसबीआई का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 356 की, तो आर्टिकल 356 जो है ये राष्ट्रपति को आदेश देता है कि राष्ट्रपति राज्य में क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र अपना ठीक से कार्य न कर पा रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आर्टिकल 356 का यूज़ कर सकता है। भारत में 3 तरह के आपातकाल या 3 तरह की इमरजेंसियों की प्रावधान है और ये 3 तरह की जो इमरजेंसी होती हैं, ये तीनों तरह की इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं और तीनों तरह की जो ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, इनकी समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो भारत में जो 3 तरह का आपातकाल लगाया जाता है, एक होता है 352 में, इसके द्वारा जो लगाया जाता है ये होता है आर्टिकल 352 में, ये है राष्ट्रीय आपातकाल। और एक ही 356 वाला हो गया हमारा, 356 में राष्ट्रपति शासन, और एक होता है हमारा आर्टिकल 360, इसमें लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। यहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लगा है और ये जो हमारा राष्ट्रपति शासन है ये कई बार लग चुका है। वहीं अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल 343, तो इसमें बात की गई है आर्टिकल 343 में भाषा की, कि संविधान के अंदर दिया गया है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत के अंदर हम यूज़ करते हैं राजभाषा की। और भारत की राजभाषा क्या है? आर्टिकल 343 में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा होगी, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 343 में। वहीं आर्टिकल 51A की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 51A में यहाँ पर हमारे जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य, इसमें दिए हुए हैं। और आर्टिकल जो 80 है ये हमारा संबंधित है लोकसभा से। किससे संबंधित है? लोकसभा से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का पदेन क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था। किसके स्थान पर आया था नीति आयोग? ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से क्या इसने करना शुरू किया था? अपना काम शुरू किया था, या फिर कह सकते हैं कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की अगर हम बात करें, तो ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है नीति आयोग? तो नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि नीति आयोग के CEO कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करने वाला हमें बताना है कौन होता है। तो ये होता है भारत के CAG यानी कि कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, जो कि आर्टिकल 148 में है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी भाई? कैग की, जिसको हम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमियो और जूलियट ये किसने लिखा था? तो रोमियो जूलियट ये हमें बताना है किसने लिखा था। तो रोमियो जूलियट बहुत फेमस है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अल्पकालीन
प्राकृतिक संकट कौन सा है? न्यूनतम मतलब सबसे कम। अल्पकालीन जो प्राकृतिक संकट है वो हमें बताना है कौन सा है जो कम समय के लिए आता है। तो हमें दिया गया है बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या बिजली की चमक। देखिए, अगर बर्फीला तूफान आएगा तो बर्फीला तूफान आएगा तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा और बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। भूकंप आएगा तो सब कुछ तहस नहस कर देगा, बहुत लंबे टाइम तक उससे निकलने में लोगों को टाइम लगता है। ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो वहां से बहुत सारे लोग मरेंगे ज्वालामुखी विस्फोट से। बहुत सारे लोगों को वहां से क्या करना पड़ सकता है, वहां से विस्थापन करना पड़ सकता है, बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि दीर्घ समय के लिए चलेंगी। लेकिन जो बिजली की चमक होती है ये क्या है? ये अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है। बिजली की चमक हमें थोड़ी देर के लिए ही तो लगती है, वो फिर वो चली जाती है। तो ये क्या है? ये सबसे कम टाइम के लिए होती है, यह है अल्पकालिक। बाकी ये दीर्घ काल तक चलने वाली प्राकृतिक संकट है और ये सभी प्राकृतिक संकट ही हैं। नेक्स्ट है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो हमें बताना है डॉट्स नामक जो इलाज है ये किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो डॉट्स नामक इलाज किया जाता है क्षय रोग के लिए। किसके लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी भी कहते हैं। और टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर। और ये जो एड्स है, एड्स किसको इसको क्या कहते हैं? हम HIV भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और हेपेटाइटिस, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। और हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? तो ये हमारे लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को, हमारे यकृत को प्रभावित करता है। और डॉट्स जो है किसके लिए है? लीवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो पोलो या चौगान खेलते समय जो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ही ये गुलाम वंश का संस्थापक है, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी थी। और इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक चला था। कब तक चला था? 1206 से 1210 तक चला था इसका शासनकाल। और 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय इसकी क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। वहीं अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हुआ करता था, इसका उत्तराधिकारी भी इल्तुतमिश था, जिसे हम गुलामों के गुलाम के नाम से जानते हैं। बलबन जो था इसने इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई दल चालीसा, इल्तुतमिश ने किसका गठन किया था? इसने दल चालीसा बनाई थी, या तुर्कान चहलगानी के नाम से जिसे जाना जाता था। तो उसको ख़त्म करने वाला कौन था? बलबन था। इसने क्या किया था? इसको ख़त्म कर दिया था आते ही। और बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। कौन सी? लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला जो था वो कौन था? तो ये भी बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पदार्थ जो पत्थर है उसको क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी तल के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ या पत्थर होता है उसको हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद ये मैग्मा निकल कर बाहर आ जाता है, और जब बाहर होकर ये ठंडा हो जाता है आकर, इसी को हम कहते हैं मैग्मा को लावा कहते हैं। क्या कह देते हैं? लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? तो भारत और चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था, हमें बताना है। तो जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर हमें जो इसको सुलझाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था वो था हमारा कोलंबो प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? कोलंबो प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र मंदिर है? तो माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, कहाँ पर है माउंट आबू? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान में स्थित माउंट आबू, और यहाँ पर ही है एक मशहूर दिलवाड़ा का मंदिर, जिसे हम कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है ये। और इसी के साथ अगर बात की जाए, ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था भीम फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? भीम फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। और ये कौन से वंश से था भीम फर्स्ट? तो ये चालुक्य वंश से था। तो चालुक्य वंश के द्वारा निर्माण कराया गया था माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज की माप का मात्रक क्या है? तो आवाज की जो माप है उसका मात्रक होता है डेसिबल, जिसे हम डीबी से डिनोट करते हैं। कौन सा होता है? डीबी। तो डीबी से डिनोट करते हैं हम किसको? डेसिबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक मतलब कूलेंट, उसे ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शंस है अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रेन या ऑक्सीजन। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में जो यूज़ किया जाता है शीतलक या कूलेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं फ्रेन का। किसका यूज़ किया जाता है? फ्रेन का। पहले इसमें CFC का यूज़ यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शीतलक के रूप में यूज़ किया जाता था, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुई, इसलिए अब इसको रिप्लेस करके फ्रेन्स का यूज़ किया जाता है शीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं हम इसको। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो हमें बताना है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना क्या मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसी के साथ साथ मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही हुआ करते थे। दयानंद सरस्वती की एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये आपसे पूछी जाती है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ये है दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो यहाँ पर जो ये हमारा संविधान में किया गया था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया था और इसके द्वारा शिक्षा को क्या बनाया गया था? शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। आर्टिकल 21A जो जोड़ा गया था संविधान में, ये भी जोड़ा गया था बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, और यहाँ पर शिक्षा को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट बनाया गया था। वहीं आर्टिकल 45A के अंदर भी क्या जोड़ा गया था? शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, जहाँ पर छोटे बच्चों को शिक्षा दिलाना ये राज्य का कर्तव्य होगा। और इसी के द्वारा आर्टिकल 51A में के पार्ट जोड़ा गया था, जिसमें क्या था? इसके अंदर बच्चों को शिक्षा दिलाना ये माता पिता, अभिभावकों या संरक्षकों का कर्तव्य किया गया था, और ये सब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है हमारा ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से हमें नॉर्थ अमेरिका के साथ सीमा बनाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का इस पर अधिकार है। हालांकि हमें प्राकृतिक रूप से ऐसा दिखाई पड़ता है जब हम मैप में देखते हैं कि इस पर नॉर्थ अमेरिका का ये हिस्सा होगा, लेकिन इस पर डेनमार्क का क्या है? अधिकार है। वहीं अगर हम बात करें मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर, और ये मेडागास्कर पर जो अधिकार है ये ये है अफ्रीका महाद्वीप का ही एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्नालाल घोष जो बजाते थे ये बजाया करते थे बांसुरी। तो पन्नालाल घोष फेमस व्यक्ति हैं एक, इनकी मृत्यु हो चुकी है बहुत टाइम पहले। तो ये क्या बजाते थे? ये बांसुरी बजाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो हमें बताना है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है। तो ये जो रियो शिखर सम्मेलन है ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये कब हुआ था? तो 1992 में ये हुआ था सम्मेलन। तो ब्राज़ील में 1992 में जब ये सम्मेलन हुआ था रियो सम्मेलन, ये संबंधित था जैव विविधता पर सम्मेलन था। ये जैव विविधता से संबंधित ये सम्मेलन था, और इस सम्मेलन के अंदर ही जब जब ये सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया था तो इसको फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी इसी को जाना जाता है। किसको भाई? रियो शिखर सम्मेलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन डे हम कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन डे। क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये रोलेक्ट एक्ट जो है ये आया था 1919 में। कब आया था? 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था, और रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। और रोलेक्ट एक्ट ही वो कानून था जो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून था। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में वायु
मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा जो वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है वो है हमारा पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र वायु मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो देखिए क्या होता है, अवनलिका अपरदन क्या होता है, जब बारिश होती है तो जब बहुत तेज बारिश होती है तो बारिश क्या होती है, जब जब बारिश ज़्यादा तेज होती है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाती है। जो सतही मिट्टी होती है उसको बहा कर अपने साथ ले जाती है बारिश। तो बारिश के द्वारा जो मिट्टी को बहा कर ले जाया जाना है यही कहलाता है अवनलिका अपरदन। क्या कहलाता है? अवनलिका अपरदन कहलाता है। और इससे प्रभावित जो सबसे ज़्यादा जिला है वो है हमारा इटावा। कौन सा है? इटावा क्या है? सबसे सबसे अधिक प्रभावित जिला है किससे? अवनलिका अपरदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है? अगर आप यूपी स्पेशल वाली क्लास ले रहे होंगे तो इसका आंसर आप देखते ही टिक मारेंगे। तो बताइए मुझे कौन सा है? नलकूप। तो नलकूप क्या है? ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सर्वप्रमुख जो मुख्य साधन है, सबसे ज़्यादा नलकूप ही यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है? तो विद्युत वाहक बल हमें बताना है किसके बराबर होता है? तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के ये बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो विद्युत से बने हुए यंत्र होते हैं उनमें बैकेलाइट का हम यूज़ करते हैं। और हमें बताना है क्यों किया जाता है, क्योंकि जो बैकेलाइट होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर है? इसलिए इनमें हम बैकेलाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ है? कब से हुआ? तो उत्तर प्रदेश में जो वन संरक्षण की प्रक्रिया है इसका प्रारंभ 1800 ईसा पूर्व में हुआ था। और उत्तर प्रदेश, आपको बताना है आज कि उत्तर प्रदेश दिवस हम किस दिन मनाते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश जो दिवस है, आपको क्या बताना है? यूपी डे, उत्तर प्रदेश दिवस हम कब मनाते हैं ये आपको बताना है। क्लियर है? बस तो यहीं आज अपनी क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।